हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आपकी पढ़ाई एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, तो बिना टाइम पास किए, बिना कुछ बकवासबाजी का हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहला, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी कहीं ना कहीं हमारा 100 का सामान था और ये 120 रुपये हम अंकित कर दिए। सीपी था मेरा और एमपी हो गया था 120। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6.5% की छूट देता है। कितना का छूट देता है? 120 पे 6.5% का छूट देता है। जब 120 का 6.5% निकालिएगा तो ये आ जाता है 7.8। कितना आ जाता है जी? 7.8। यानी कि कहीं ना कहीं 120 का सामान आप कितने में बेच के चले गए हैं? 120 का सामान आप 7.8 रुपये घटाइएगा तो आप बेच के चले गए हैं 112.2 रुपये में। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो आपको फ़ायदा कितना का हो गया? फ़ायदा हो गया 12.2% का। यही आपसे पूछा था कि कितना का प्रॉफिट होगा, तो कितना का प्रॉफिट हो गया? 12.2% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ही अगला क्वेश्चन पे चलिएगा तो बोला कि किसी राशि का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 240 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि ज्ञात करें। तो हमको पता है कि सर P/R/T/100 बराबर ऐसा ही होता है। ठीक है, हमको पता है कि सर P का वैल्यू नहीं पता है, R का वैल्यू सर 16 दिया है, T का वैल्यू 3 दिया है, बट्टा में 100 इक्वल टू 240 दे दिया है। यहाँ पे देखिएगा 16 48 पचे 240 होता है, अर्थात P का मान 500 आ गया। P का मान कितना आ गया जी? 500। यहाँ पे 500 हो गया। देखिए क्या एक और बात, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक फार्मूला बताए हैं कि SI बराबर RT% होता है। इस बात को मानिए प्लीज। क्या होता है जी? SI बराबर RT% होता है। बस समझिएगा, जब SI बराबर RT% होता है तो सर हमको पता चला कि R सर 16 है और T सर 3 है, तो 48% ब्याज हुआ। और यही 48% का वैल्यू 240 दिया था, अर्थात 1 का वैल्यू 5 हो गया। और कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 1 का वैल्यू जब 5 तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। ये बात को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप पेन नहीं भी चला सकते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलिएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि मोहन की उम्र अपने भाई की उम्र की दुगनी है। 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके भाई की आयु की 3 गुनी थी, तो मोहन की वर्तमान आयु की गणना कीजिए। बात समझिएगा, बोला कि मोहन का उम्र, देखिए यहाँ पे मोहन है और उसका भाई साहब है। ठीक है, ये वर्तमान मतलब हम 0 मानते हैं। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व बोला है तो 3 वर्ष पूर्व बोला था। हाँ ठीक है, 3 वर्ष पूर्व के -3 मानते हैं। अगर बाद में बोलता है तो प्लस में उतना सा लिख देते हैं। तो बोला है कि मोहन का उम्र अपने भाई की उम्र के दोगुनी है। कब है? मतलब प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं क्या? देखिए यहाँ पे भाई की उम्र का दुगुना है। ध्यान सुनिएगा, तो मतलब बोल रहा है कि मोहन का जो उम्र है उसके भाई के उम्र का दुगुना है। यानी इसका भाई का उम्र अभी 1 होगा तो मोहन का उम्र 2x होगा। फिर बोला है कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व मोहन का आयु कितना हो जाएगा? 2x - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है उसके भाई की आयु की 3 गुनी हो जाएगा, तो भाई साहब उस समय कितना का हो जाएंगे? x - 3 का हो जाएंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि 2x - 3 जो है वो x - 3 का 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2x - 3 बराबर 3x - 9 हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करेंगे हम, तो ये 3x है, ये 2x है, तो इधर लेके आएंगे तो x बराबर ये +9 इधर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 6। पूछा क्या है कि मोहन की आयु की गणना करिए, गणना कीजिए। तो मोहन की आयु की गणना कीजिए, तो मोहन का आयु अभी है कितना? 2x, अर्थात 12 आंसर हो जाएगा। अगर उसका भाई का उम्र पूछता तो कितना हो जाता? 6 साल हो जाता, लेकिन हमसे ये पूछा है, अर्थात मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। देखिए बहुत अच्छे ढंग से आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। मैंने इस क्वेश्चन में यही बताया कि प्रेजेंट को आप 0 मानिएगा, जब आप पीछे जाना होगा तो माइनस लीजिएगा और बाद में जाना होगा तो प्लस लीजिएगा। बहुत अच्छे ढंग से आपको क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगी, देख लीजिए 4 नंबर। बोला है एक प्रिज्म का आधार। देखिए यहाँ पे जैसे हम प्रिज्म पढ़ें, देखिए अभी क्या है ना कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है और प्रिज्म का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें, है ना, प्रिज्म और पिरामिड से। और इसलिए मैं सोचा कि इसमें प्रिज्म का भी क्वेश्चन एक डाल दिया जाए, क्योंकि दोनों काम हो सकता है। चलिए, तो प्रिज्म का एक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि प्रिज्म का हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं पहले कि प्रिज्म है क्या। देखिए यहाँ पे प्रिज्म, सबसे पहले प्रिज्म को हम समझेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा कि ऐसी आकृति जिसकी आधार एवं शीर्ष समान होती है प्रिज्म कहलाती है। अगर वो नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसी आकृति प्रिज्म होती है जिसकी आधार
ठीक है, और शीर्ष दोनों समान होती है तो वो प्रिज्म कहला जाएगी। अच्छा एक बात बताइएगा, ये मेरा हथेली है जैसे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये वाला ऐसे हो गया, ठीक, ये वाला ऐसा दिख रहा होगा, फिर ये ऐसे है, देखिए ये एकदम ऐसे है। अब मान लीजिए अंगूठा से ये अंगूठा को मिलाने के लिए एक धागा खींचे, फिर ये वाला उंगली से ये वाला उंगली के शीर्ष से मिलाने के लिए एक धागा खींचे, इससे फिर इससे एक धागा खींचे, इससे ये एक धागा खींचे, फिर यहाँ से एक धागा खींचे, तो एक तरीके का ये सेम आकृति हो गया। बात समझिएगा, मेरे पास कुछ था नहीं तो कि मैं समझा दूँ, इसलिए यहाँ पे समझिए बात को। यहाँ पे बोला है कि देखिए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ऊपर भी समकोण त्रिभुज बना दिए, इसके प्रत्येक शीर्ष को मिला दिए, तो यही बन गया क्या आपका प्रिज्म। बस इतना समझिए कि प्रिज्म हम उसको कहते हैं कि जिसका बेस और आधार की आकृति समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये हो गया शीर्ष, ये कहलाता है आधार, और ये उनके बीच के मतलब कि टॉप और बेस के डिफरेंस को हाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, प्रिज्म पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रिज्म का जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो प्रिज्म का होता है, वो आधार का परिमाप इंटू हाइट होता है। क्या होता है जी, आधार का परिमाप इंटू हाइट होता है, ठीक है। आगे समझिएगा, फिर बोला कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल होता है, और वॉल्यूम जो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट हो जाता है। h बराबर, ये जो h डिनोट किया गया है, ये h को हम हाइट कहते हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए कोई भी फिगर, कोई भी 3D फिगर के लिए यही चीज़ चलता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज था, देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज था, है ना, यही आधार है, तो ये ऊंचाई हो जाएगी क्योंकि प्रिज्म बोला है, ठीक है। सॉरी ज़्यादा पीछे लगा क्या, हाँ ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि सर ट्रिपलेट हो जाएगा 5 12 13 का समकोण त्रिभुज है, तो ठीक है, ये तीनों भुजाएं हम लोग निकाल दिए। फिर आगे बोल रहा है कि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, सर h भी दे दिया था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बोला है, प्रिज्म की कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई हम केवल कुल सतह का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम सब निकालेंगे, ज़बरदस्ती निकालेंगे कि नहीं हमको निकालना, हमारा मन है, हम बोलेंगे हमारा मन है, हम निकालेंगे, सब निकालेंगे, बस समझिएगा। लेकिन ऐसा चीज़ जा करके एग्जाम सेंटर में मत करिएगा, नहीं आप हमको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ना, हम किसी आयल हैं आज हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे ना, हम आज वॉल्यूम निकालेंगे, प्लीज़ एग्जाम में मत करिएगा, यहाँ पे करना है भाई, क्योंकि यहाँ पे आप सीखने के लिए एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ वहाँ पे नाराज़गी मत जाहिर करिएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कि आपका जो है, ध्यान सुनिएगा, अगर हमसे कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले तो आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या कहते हैं सर, आधार का परिमाप लेते हैं सर, हम उधर फॉर्मूला दिखा दिया, आधार का परिमाप लेते हैं सर और इंटू हाइट कर देते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का आधार का परिमाप क्या होगा, सबसे पहले मैं बताया हूँ कि कोई भी चीज़ का जब परिमाप आप निकालिएगा, मान लेते हैं 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो परिमाप क्या होता है, इन सभी का सम हो जाता है, यही होता है परिमाप। अरे खेत का डरेर होता है ना, खेत का डरेर, हाँ डरेर ही कहते हैं उसको, तो जो खेत का एज होता है ना, एज मतलब किनारा, वो एज पे जो हम चलते हैं ना, वही उसका परिमाप है, वो पूरा घूम जाएंगे, जितना घूमेंगे जितना मीटर आएगा वही मेरा क्या परिमाप है। तो ये क्या है, ये मान लेते ये अपना खेत है, ये ज़मीनी विवाद बहुत बढ़ रहा है आजकल, तो ये 5 है, 12 है, 13 है, तो 5 ये 12 और 5 17 और 13 30, ये 30 हो जा रहा है, बस समझिएगा। तो इसका हमको पता चला कि परिमाप सर जी 30 है, ठीक है। नीचे का आधार का परिमाप कितना है, 30 है, प्लीज़ सुनिएगा ध्यान से सर, आधार का परिमाप 30 है, और सर हाइट कितना है, हाइट है सर जी 10, तो कितना हो जाएगा 30 × 10 300। अगर हमसे पूछता है कि कर्व सरफेस एरिया बताइए या लेटरल सरफेस एरिया बताइए, हालांकि कर्व नहीं, लेटरल नहीं बोलेगा क्योंकि क्या चपटा है ना, कर्व तो ये सर्कुलर में आ जाता है। चलिए ध्यान से सुनिए, तो अगर हमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो कितना बजा देंगे 300। अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, हमसे पूछा क्या है ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा यही पूछे हैं भाई साहब, कोई बात नहीं। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, क्या हो जाता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, हमको पता है कि सर अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, समकोण त्रिभुज है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 12, तो 2 × 6 = 12 अर्थात 6 × 5 = 30 हो जाएगा इसका एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा जी 30 हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लीज़ 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 होगा, तो यहाँ पे 30 लिख देते हैं, सर कर्व सरफेस एरिया 300 है, बहुआ लिख दीजिए 300 + 2 × 30 अर्थात आंसर हो जाएगा 360।
इस क्वेश्चन के लिए आंसर मेरा कितना आ जाएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर। ना हम तो खिसियाल है, वॉल्यूम भी निकालेंगे आज हम, होता है ना पूरा खिसिया है हम, इतना खिसिया है वॉल्यूम निकाल के ही छोड़ेंगे। देखिए क्या है, तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमसे क्या पूछा है भाई, वॉल्यूम के लिए क्या बताएं आपको, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको आपके लिए लिखा गया है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। देखिएगा तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है भाई, आधार का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया था 30, ठीक है, और हाइट कितना था, हाइट था 10, कितना हो जाएगा 300। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो प्लीज़ उस दिक्कत को भगाइए, ये बात को समझिए। बहुत अच्छे ढंग से आपको सभी बातें हम बता दिए प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, SSGD में, ठीक, या CHSL वगैरह में भी सामान्यतः 80% क्वेश्चन यहीं से 80 से 90% क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन टफ करने के लिए आपको इधर उधर लेके जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपसे जो बनेगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 5 नंबर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत भार 45 किलो है, ठीक है। 30 विद्यार्थी है जिसका एवरेज वेट जो है वो 45 kg है। जिन विद्यार्थियों का भार 4.5 kg है, जिनका भार 4.5 kg है, उनमें से एक को दूसरे विद्यार्थी से बदल दिया गया और औसतन भार 200 ग्राम बढ़ गया, तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करें। बात समझिएगा जी, हुआ क्या था कि 30 विद्यार्थी का एक क्लास था, ठीक है। अब उसमें से क्या किया कि एक 48.5 किलो वाला व्यक्ति को निकाल के भगाते, चलो नहीं है, बात समझ में आ रहा है कि चलो तुम निकलो 14.8 कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, ठीक है। तो 48.5 kg वाला व्यक्ति को भगा दिया गया। अब उसके जगह पे बोला गया कि देखिए हमारा तो 30 का बैच चलता है भाई, हम 30 बच्चा को ही बैठाएंगे, तो एक बच्चा को लाया गया, ठीक है। और वो जो लाया गया वो थोड़ा सा क्या है कि 200 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति पे बढ़ा देता है, यानी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा वेट लेकर के आया होगा। बात समझिएगा, तो सबसे ज़्यादा वेट लेकर के जब आया होगा तब ना ये बढ़ाएगा, वरना घटा देता अगर दुबला पतला आएगा। बात समझिए, अगर हमारे जैसा व्यक्ति, अगर हम हैं मान लीजिए 48.5 kg का, ठीक, तो 48.5 kg का है, अगर हम क्लास से निकल जाते हैं और हमारे बदले कोई एकदम पतला व्यक्ति आ जाता है, एकदम लीन, बात समझ में आ रहा है ना, तो अगर वो लीन व्यक्ति आ जाता है तो क्या होगा, वेट घट जाएगा, एवरेज घट जाएगा। लेकिन कोई मोटा व्यक्ति आता है भाई, एकदम मोटा व्यक्ति आता है इधर से, तो जब मोटा व्यक्ति आ जाएगा तो बात समझिएगा मेरा, वो वेट बढ़ा देगा। तो वेट बढ़ाएगा तो वो सब पे बढ़ाएगा, एवरेज सब पे बढ़ता है। बात समझिएगा, तो कितना बढ़ाया, 200 ग्राम बढ़ाया। 200 ग्राम को हम कितना केजी कहते हैं, तो याद रखिएगा 0.2 kg कहते हैं। कितना केजी कहते हैं, 0.2 kg। तो कम से कम जो व्यक्ति वो होगा नया वाला, वो 48.5 kg वेट जरूर लेके आया होगा। अब प्लस 0.2 kg वेट सब पे बढ़ाया, तो सब आदमी कितना था, 30 था, इसलिए हम 30 जोड़ दिए, ठीक है। ये बट्टा हम कर देते हैं 10, ये 0 से 0 कर देगा 3 दूना 6, अर्थात जो व्यक्ति का वजन होगा वो 54.5 kg हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 54.5 kg, ठीक। ये मेथड को डेविएशन मेथड कहते हैं, जिस तरीके से हम बनाए, ठीक। अगर आपको बेसिक जानना है प्लीज़, अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो बेसिक से भी आप बना सकते हैं। देखिएगा बेसिक से कैसे बना सकते हैं, प्लीज़ बेसिक से बनाने के लिए थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस करना पड़ेगा। ये 30 है, 30 × 45 पहले था, इसमें से 48.5 kg वाला भगा दीजिए, ठीक है। अब जो एवरेज हो गया, ध्यान सुनिएगा, 30, हाँ, तो ये 48.5 के, ये 30 था, 30 × 45 आपका इस वेट था, ठीक है। इसमें से 48.5 kg वाला भाग गया, ठीक है, 48.5 kg वाला भाग गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, तो अब क्या हो गया, अब आ जाएगा ये 29 लोगों का, ध्यान सुनिएगा, ये 29 लोग हो जाएंगे ना, यहाँ से 48.5 kg वाला भाग जाएगा। तो बात समझिएगा, यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपका 29 लोग। बात समझिएगा, लेकिन 29 लोग हो जाएंगे तो क्या होगा जी, 29 लोग हो गया। अब क्या है कि उनमें से एक को दूसरे विद्यार्थी से बदल दिया जाता है और औसत भार 0.2 ग्राम बढ़ जाता है। मतलब औसत भार था कितना पहले, औसत भार 2.5 बढ़ जाता है, तो था कितना, ये ध्यान सुनिएगा, हाँ ठीक है। ये पुराना वेट था, इतना अच्छा से मैं बता रहा था, बताइए ऐसे कर दी, ये पुराना वेट था, ये क्या था, पुराना वेट, ये था पुराना वेट, ठीक है, और ये है नया वेट, ये है नया वेट, ठीक है। तो एक बात बताइए, 29 आदमी थोड़ी होगा, 30 आदमी ना होगा, ठीक है, भागने के बाद तो हो गया, लेकिन फिर तो आइए गया था ना, तो आ गया था, ध्यान सुनिएगा, तो आ गया था तो 30 आदमी हो गया था, और वेट कितना बढ़ गया था जी, वेट बढ़ गया था कितना से, वेट बढ़ गया था 0.2 kg से, तो 48.7 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उस लड़का का वेट होगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीका पहले बता चुका हूँ, मेरा विश्वास करिए, आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे तो ऐसा ही शॉर्ट तरीका बताते रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा जल्दी बना लेते हैं।
125 लीटर मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात 12:13 है। सिरप और पानी के बीच का अनुपात 7:8 है। 7:8 प्राप्त करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाता है? एक बात याद रखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बताऊंगा। एलिगेशन मेथड में होता क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को डालते हैं तो जब प्रतिशत में डालना होता है तो वो 100% होता है, या फिर जब आप नंबर में डालना चाहते हैं तो वो 1 होता है। संख्या में कितना होता है जी? 1 होता है। तो हम मान लेते हैं, इस बात को समझिए आप, कि 125 लीटर मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात 12:13 है। ध्यान से सुनिएगा। तो हम पानी को बेस मान के बनाएंगे। तो पानी यहाँ पे क्या है जी? मिश्रण में पहले 13 पानी है सर, और टोटल मिश्रण कितना का है? 13 और 12 25 का है सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि नया में 1 लीटर पानी डाल दिया जाएगा। जो पानी डाला गया है यही वाला बात है, ठीक, 1 डाला गया। अब क्या हो जाता है कि फाइनली हो जाता है 8/15 हो जाता है। 8 पानी है टोटल, 8 7 15 में, ठीक है। अब इधर क्या होगा कि 15, ध्यान सुनिएगा, 15 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा जी? 15 और 25 का जब हम एलसीएम लेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो आ जाता है 75। तो 75 से जब यहाँ पे गुना करेंगे, 75 से जब हम यहाँ पे गुना करेंगे और 75 से जब हम यहाँ पे गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे 15 75 हो जाता है, यानी कि ये 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कटेगा तो 25 से 75 यानी कि 33 39 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब करिएगा तो ये 75 एकम 75 हो जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, 75 में से 45, 75 में से 40 घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 35, और 40 में से 39 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये 35 का वैल्यू दिया था, कितना लीटर पानी? 125 लीटर पानी। तो 35 का वैल्यू 125 है, तो कितना लीटर पानी डाला है? 1, यानी डाला गया है 1। तो 1 का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो हमको पता है कि सर 35 का वैल्यू 125 है, तो 1 का वैल्यू 125/35 हो जाएगा। सर हम ना 5 से काट देते हैं, 5 7 35 है, 5 से काटेंगे तो 25 50 100, 25/7 करेंगे ना तो 17 की 21, ठीक है ना। 3 के बाद आएगा सर, 3 के बाद सर बहुत है, 17 की 21 दशमलव, ठीक है। ये 4 जीरो है तो 7 चौक 28, 7 चौक 7 5 35, 5 से ऊपर आएगा सर, 3.5 से ऊपर। देखिए यहाँ पे आंसर सी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डाला जाता है वो 1 डाला जाता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि डालने वाला का इधर वाला मात्रा आता है, ये वाला जो इधर होता है ये मिक्सचर का ही मात्रा आता है, ये मिक्सचर वाला लिखाता है, ठीक है। ये मिक्सचर का टोटल वेट होता है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर, अब आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए और सी किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है, भाई ए और सी मिलकर के किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि ए और सी मिलकर के x दिनों में करता है। फिर बोल रहा है कि बी और सी उसे 40 दिनों में कर सकता है। बोल रहा है कि बी और सी उसे 40 दिनों में कर सकता है, ए और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है, ए और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। फिर बोल रहा है कि ए अकेले उसे 80 दिनों में कर सकता है, ए उसे 80 दिनों में कर सकता है। तो इसका क्या कहते हैं? इस टाइप से डेट लिख करके आप, सॉरी इधर से टाइम लिख करके, यहाँ पे पता है कि यहाँ पे टाइम होता है, यहाँ पे लिखा था एफिशिएंसी, यहाँ पे लिखा था टोटल वर्क। मैं बार बार समझाता हूँ उसको कि टाइम में होता है बउआ ये एफिशिएंसी होता है, ये टोटल वर्क होता है। तो क्या होता है कि टोटल वर्क बराबर जो होता है फॉर्मूला एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बराबर है एफिशिएंसी इंटू टाइम। जैसे कि आप एक दिन में 4 किताबें पढ़ सकती हैं, तो आपका वो एफिशिएंसी है, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी है इंटू 5 दिन का किताब पढ़े, तो 5 का 20 टोटल वर्क, यानी कि 20 किताबें पढ़ गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा कहना होता है कि 40 30 और 80 का जब एलसीएम निकालेगा तो कितना हो जाएगा जी? 8 2 16 18 24 240, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 छक्के, ये 8 बार में और ये 3 बार में, ये एफिशिएंसी आ गया, ये क्षमता आ गया। भाई इसको मिटाते हैं प्लीज़, इसको मिटा देते, चाहे छोड़िए ना, क्या दिक्कत है। चलिए ये क्षमता आ गया। तो हमको पता चला कि ए का एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। ए का सर जी एफिशिएंसी यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि ए प्लस बी का दोनों का योग 8 है, तो सर बी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। सर बी का एफिशिएंसी जब यहाँ पे 5 होगा तो सर बी और सी का योग होता है 6, तो सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, मैं बार बार बताता हूँ, पिछला वीडियो में भी बता चुका हूँ कि क्या पूछता है। पहले एफिशिएंसी का रेशियो पूछ सकता है, फिर अकेले अकेले करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हमसे पूछा है कि ए अकेले उससे कार्य को 80 दिनों में कर सकता है। खैर, तो एक्स कितने दिनों में करेगा, और एक्स क्या है? ए और सी मिलकर के काम कितने दिनों में करेगा। तो सर हमको ए और सी से काम करवाना है, ठीक है। और काम कितना है? टोटल 240 है टोटल काम, ठीक है। और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है सर? तो ए का एफिशिएंसी सर जी 3 है, ठीक है। ए का एफिशिएंसी सर जी 3 है, यहाँ पे देखिए ए और सी। सर ए का एफिशिएंसी 3 है और सी का एफिशिएंसी 1 है, तो 3 और 1 4, मतलब एक दिन में 4 काम करेगा तो टोटल वर्क 60 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। 60 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 60 दिन, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज़। ये बहुत सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मैं आगे बढ़ूँ पक्का? चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए ये आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन महाराज को किया जाए कि आपके लिए छोड़ दिया जाए, बताइए कितना क्या किया जाए, छोड़ दें? नहीं छोड़े, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बना देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे का कहना है छोड़ दीजिए, कुछ का कहना है नहीं छोड़िए। देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, मेरा ये कहना होता है कि ये क्या है, ध्यान सुनिएगा। हम पहले बताएं कि बोर्ड मास है, ये बोर्ड मास चाचा हमारा दिमाग खराब करके रखे, रोज़ ये क्वेश्चन बोर्ड मास का बना, रोज़ बना, और आप समझते नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट 3 तरीके का होता है, ये छोटा वाला ब्रैकेट, ये मझला है, ये बड़ा है ना। उसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है, ये बात हम आपको समझा चुके हैं। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ये सीक्वेंस है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, जब आपका इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बात हम बताते हैं कि बोर्ड मास का क्वेश्चन जब भी आप बनाने जाए प्लीज़ हड़बड़ाइएगा मत। अगर आप क्वेश्चन बनाने के दौरान हड़बड़ाहट अगर आप में आ जाएगी तो फिर आप क्वेश्चन बना नहीं पाइएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस के साथ क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। चलिए आपका जो क्वेश्चन है इस बात को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए सबसे पहले हम बोले थे ब्रैकेट काम करने के लिए, तो करिए इसमें भी ऑफ का काम है, ठीक है, ऑफ का काम है। तो ऑफ में है तो बोला है 11/30, ठीक है, और गुना 2/3, ठीक है, 2 से कटेगा तो 15 बार में, अर्थात ये 11/45 हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं ये पूरा मिटा करके 11/45 लिख देता हूँ, ठीक है। अब कैसे क्या किया हूँ बाद में मत पूछिएगा सर, ये हो गया 11/45, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड कर देता हूँ, और ये 11/3 है। और आपको पता है कि 11/3 गुने ये 45/11 हो जाएगा, पलट जाता है। ये क्या होता है, डिवाइड जब गुना में बदलता है तो ये पलट जाता है, इधर वाला दाहिने वाला पलट जाता है। जब पलट गया तो 3 से काटेंगे तो 15 बार में, ये काटेंगे तो कट जाएगा 1 बार में, तो आ कितना गया 15। अब हमको पता चला कि इसका टोटल आ जाता है 15। ध्यान सुनिएगा, ये सर टोटल कितना आ जाता है 15। सर ये टोटल आ गया 15, ध्यान सुनिएगा ये 15 आ गया। और हमको पता है कि सर यहाँ पे भी है तो 6 1 36, यहाँ पे देखिए 6 1 36 और 6 डिवाइड बाई 36 है, अर्थात 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6, यहाँ पे आ जाएगा 1/6। देखिए यहाँ पे अभी पहले बात समझिएगा, ये आ जाएगा आपका 1/6, ये 1/6 और यहाँ पे गुना 6 है और माइनस है, यहाँ पे दिया है 15, ठीक, और यहाँ पे डिवाइड है तो बट्टा में यहाँ पे भी आ जाएगा 5। देखिए पहले इस सब का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो 6 से 6 घट गया 1 और ये 3 कटा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3 यानी कि -2। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब आप सॉल्व करिएगा यहाँ तक तो ये आ गया -2। इस बात को समझ के रखिएगा, कितना आ गया जी -2 आ गया, ठीक, ये आ गया -2, ठीक। अब हमको पता है कि -2 आ गया सर, ये -2 है। और यहाँ पे देखिए पहले भाग का काम करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 में जब आप 5 से गुना करिएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 में से 5 जब घटेगा तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब 0 में से जब आप -2 करिएगा तो कितना आ जाएगा जी -2, अर्थात मेरा आंसर -2 आ गया। बॉम्बे, बॉम्बे है ना, बी फॉर बॉम्बे। चलिए तो आपका -2 आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंब और 14 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत को उसकी चौड़ाई के अनुदिश 360 डिग्री घुमाया जाता है, इस प्रकार बने बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए आपसे बोला है कि बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए, कोई बात नहीं हम बता चुके हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अगर आप नहीं देखें तो लगातार अगर मेरा वीडियो शुरू से लेकर के अभी तक देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पीछे फॉर्मूला बताया हूँ, अभी जाकर के फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं आता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेगा कि 20 सेंटीमीटर लंब और 14 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत। लंब कहने का मतलब होता है हाइट, ठीक है। तो हाइट कितना दे दिया जी 20 सेंटीमीटर। एक मिनट, ये लंब है तो ऐसा नहीं है, रेडियस भी लंब होता है एक दफ़ा, तो हाइट आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं। छोड़िए, इस क्वेश्चन में समझिए सबसे पहले क्या बोला है। 14 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत को उसकी चौड़ाई के अनुदिश 360 डिग्री घुमाया जाता है, तो एक इस प्रकार बने बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले दिखाइए कि चौड़ाई के अनुदिश ये घुमा रहा है। देखिए जिसके अनुदिश, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी बेलन बनेगा, शंकु बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिसके अनुदिश घुमाया जाता है वही उसका हाइट बन जाता है। तो हाइट क्या बन जाता है जी, तो हाइट हो गया सर जी 14, और जो बच गया वो हो जाएगा रेडियस। रेडियस कितना दे दिया सर जी 20। अब बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन का आयतन पूछा है। तो पाई का मान सर जी 22/7 है, आर का मान सर कितना है 20 × 20 है, और हाइट सॉरी कितना है, हाइट दे दिया सर जी 14। सर 7 दूना 14 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 11 का मल्टीपल आएगा आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 1 4, 2 2 4, ठीक है, 6 1 7 भाई 2 2 है, कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट डिजिट से देखेंगे तो यूनिट डिजिट में देख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे तो 2 0 होगा सबसे पहले लास्ट में 2 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि ये कट गया, ये कट गया।
अब क्या है कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, लास्ट में 6 आ जाएगा। तो लास्ट में 6 यहाँ पे, लास्ट में 6 2 में। चलिए सॉल्व करना पड़ेगा। सब तेज यहाँ पे रह गया, सब तेज बनना हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, ये बेइज्जती करवा देता है आपके सामने बार बार, है ना। ये मेरा इज्जत है, मैं तो सोचता मेरा इज्जत ही नहीं है। चलिए इज्जत ज़्यादा लेके चलेगा टेंशन हो जाएगा भाई, इसलिए सोचे कि आपके पास इज्जत है ही नहीं। तो 22 गुना 20 गुना 20 गुने 2, देखिए तो यहाँ पे क्या करें, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना, तो 88 दूना कितना हो जाएगा जी बताइए। ये देखिए 2 8 16 के 6 हासिल, 2 8 16 1 17, कितना गया 176, यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि 80 दूना 160, 8 दूना 16 176 आ जाता है। तो देख लीजिए 176 पे 00 कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, 120 और 519 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 7 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होती है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए इस बात को ध्यान रखिए, क्या बोला कि एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये क्या है 0 से लेकर के ये 120 तक संख्या लिखा है। ठीक है, और ये क्या है 120 से लेकर के इधर जब जाइएगा तो ये 519 तक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से पहले यहाँ तक का निकालते हैं, फिर यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक का निकालते हैं, और ये पूरा में से जब इसका वाला घटा लेंगे तो ये वाला पता चल जाएगा, क्योंकि हमको तो यही पता करना है सब। ठीक है, तो हम एक बार करेंगे क्या कि सबसे पहले बोलेगा कि 3 और 7 दोनों से विभाज्य है, तो सबसे पहले 3 और 7 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ गया 21। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि 120 में हम 21 से भाग करके देखेंगे और देखेंगे कि कितना बार कट रहा है। तो सर ये 5 बार में 105 आ रहा है, अर्थात यहाँ पे 5 बार में कटेगा। यानी कि 0 से लेकर के, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि 0 से लेकर के 120 तक में 3 और 7 दोनों से कटने वाली संख्याएं कितने हैं, तो हम बता देते 5। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि 0 से लेकर के 519 तक में, बस समझिएगा 0 से लेकर के 519 तक में क्या है कि 21 से संख्या कितनी कटने वाली है, तो हम बताते हैं कि 519 बटा 21। ध्यान सुनिएगा, तो सर 21 दूना 42 होता है, 21 दूना 42 होता है 9 9, और 21 चौका हो जाएगा कटेगा, तो क्योंकि 21 5 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा 105 होता है, तो ये 24 में कटेगा। तो सर 24 संख्या ऐसी होती है जो 0 से लेकर के 99 तक में होती है। सर ध्यान सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक सर 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, और यहाँ से यहाँ तक सर हमको पता चला कि 24 है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 120 से 519 बताइए, तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो ये वाला नहीं आ जाएगा, तो 24 में से 5 घटा दिए, अर्थात 19 आ जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन बनाने के दौरान डायग्राम का यूज़ मत करिएगा, मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कट कट के, है ना। नेक्स्ट, ये बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत बेहतरीन ढंग से। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया हम लोगों का क्वेश्चन, अर्थात अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात समझिएगा। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की समुद्र यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है, तो पूरी यात्रा की उसकी सामान्य गति कितनी होगी, मतलब एवरेज स्पीड आपसे पूछे। जब भी सामान्य गति पूछे तो इसका मतलब होता है एवरेज स्पीड बता दीजिए आप। ठीक है, तो हमको पता है कि सर एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, क्या होता है जी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, हमको पता चला कि सर ये 30 किलोमीटर गया था, 6 के स्पीड से गया था, तो 6 × 30 यानी कि 30 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगाया था, और यहाँ बोला है सर कि 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटा और लगा दिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 और 30 70। ठीक है, अब बटा टोटल टाइम कितना लगा दिए थे, 5 और 5 10, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगा हमारा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक और बात यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं हम आपको कि सर ये वाला कैसे काट दिया। हम जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, प्लीज इस कारण से हम काट दिए थे। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कहीं से हम अपने मन से काट देते हैं ना, हमारा मन है काटेंगे तो नहीं काट, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, प्लीज इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं का औसत क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अभाज्य संख्या कहलाती क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि वह अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जो खुद से कटती है और एक से कटती है। ठीक है, यानी कि उसका 2 ही फैक्टर हो सकता है, तो ही हम उसे अभाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो हमको पता है सर कि प्रथम जो अभाज्य संख्या होती है ये 2 होती है, ये बात को ध्यान रखिएगा। 2 जो है प्रथम अभाज्य संख्या है, ये भी याद रखिएगा, प्रथम अभाज्य संख्या है। एक और बात, अभाज्य संख्या, एक और बात, ये पहली बात इसके बारे में ये याद रखना होता है। दूसरी बात ये याद रखना होता है कि एकमात्र सम संख्या जो है
एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो दो ही है। अभाज्य संख्या वो कौन सा है? दो ही है। तो पहला 2 हो गया, दूसरा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, एक मिनट, थोड़ा सा अलार्म बज रहा है तो मैं उसे बंद कर देता हूँ। हाँ चलिए, तो मैं कुछ समझा रहा था इसमें। मैं ये समझा रहा था कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। बात समझिए यहाँ पे। तो प्रथम अभाज्य संख्या जो है हमारा वो क्या है? 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमसे पूछेगा कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सा होती है, तो वो भी 2 होती है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? बात समझिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो हम क्या बताएंगे जी? 3 होगी। ठीक, लेकिन हमसे क्वेश्चन तो ये सब नहीं पूछा है, तो सर आप इतना बाउंडर क्यों बना रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बना रहे हैं, एकदम क्लियर है। क्यों? क्योंकि हमको आपकी जानकारी चाहिए, एकदम जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमारा ये कहना है कि, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन का, अब ये मिटा देता है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और भी बातें बताएंगे आपको। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कहा है कि 2, 3, प्रथम 6 अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये 3 और 3 6, इनका औसत पूछा है। तो हमको पता है कि सर एवरेज जो होता है टोटल संख्याओं का सम होता है, अब बटा टोटल नंबर होता है कि टोटल नंबर कितने हैं। तो हमको पता है कि सर एवरेज बराबर ये होता है, तो सम कितना हो जाएगा सर? 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 10 28, 28 और 3 31, 31 से 10 41, 41 है सर। और टोटल संख्याएं जो है सर वो 6 है। 6 से काटेंगे तो सर 6 1 36 और 5/6 ये हो जाएगा 6.5/6, अर्थात 6 + 5/6 ये हो जाएगा बॉम्बे। बस समझिएगा बेटा। देखिए, क्या हमें अभाज्य संख्या के बारे में इतना ही जानकारी रखना है? नहीं, थोड़ा सा और बताते हैं आपको। देखिए क्यों? क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि आप मेरी क्लास में आइएगा तो बहुत सारी बातों को हम बताएंगे आपके लिए। ठीक है, बहुत सारी बातें क्या क्या है इस बात को समझिए। इसमें से क्या है कि देखिए ध्यान से, अभाज्य संख्या अगर कोई भी हो, ये अभाज्य संख्या कोई भी हो, ठीक है, तो इसका 2 चीज़ बनता है, एलसीएम बनता है और एचसीएफ बोलता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो भी दिया रहा है ना, सिर्फ उन सभी संख्याओं को जब गुना कर लीजिएगा तो उसका एलसीएम निकल जाता है, और अभाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ एक ही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कई दफ़ा क्वेश्चन आया है, आता भी है कि अगर 5 अभाज्य संख्या हैं तो उसका 5 संख्या अभाज्य संख्या दे देगा, ठीक है, तो उसका एलसीएम ज्ञात करें तो क्या कर दीजिएगा? उन सभी 5 अभाज्य संख्याओं को गुना कर दीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ पूछे तो सीधे 1 मार्क निकल जाएगा, कोई जरूरी नहीं निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पे चलते, क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा 13। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आप इस बात को समझिए प्लीज, ठीक है, कि आप जितना हो सके मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है, एकदम सपोर्ट करिए। कैसे सपोर्ट करेंगे आप? जितना हो सके वीडियो शेयर करिए, जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, है ना, जितना हो सके आप लाइक करिए, जितना हो सके कमेंट करिए। वैसे तो लाइक आप एक ही कर सकते हैं, मुझे पता है, इट मीन्स कि आप बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये सॉरी 13 नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक, बोल रहा है कि PQR ने 400 मीटर के साइकिल दौड़ में भाग लिया। PQ की तुलना में दुगनी गति से साइकिल चलाता है, और RQ की 1/2 गति से साइकिल चलाता है। यदि R 40 मिनट में दौड़ पूरी करता है तो P की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? बनाइए इस क्वेश्चन को, दम है तो इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। हम आपको देते हैं टाइम, 1 मिनट देते हैं, चलिए 1 मिनट दे देते हैं, चलिए बनाइए आराम से, हम भी देख लेते हैं बनता है या फिर नहीं बनता है आपसे।
चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से, 1 मिनट, ठीक है। पता नहीं आपसे बना या ना बना, सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बस इतना सोचिए कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। क्वेश्चन तगड़ा है भाई, वास्तव में तगड़ा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़े, मैं आराम से बताऊंगा, पक्का समझ में आएगा। देखिए बोला है कि PQR ने 400 मीटर की साइकिल दौड़ में भाग लिया, ठीक है। P है, Q है और R है, इन तीनों ने 400 नहीं 4000 मीटर की साइकिल दौड़ में ये तीनों भाग लिया था, ठीक है। बोल रहा है कि PQ की तुलना में दुगनी गति से साइकिल चलाता है। P जो है Q की तुलना में दुगनी गति से साइकिल चलाता है, अर्थात P अगर 2 की स्पीड से साइकिल चलाएगा तो Q 1 की स्पीड से साइकिल चलाएगा, ठीक। फिर बोला है और RQ की 1/2 गति से साइकिल चलाता है, RQ की। देखिए यहाँ पे ध्यान से, R जो है Q की 1/2 की गति से साइकिल चलाता है, अर्थात ये 1 चलाएगा तो ये आधा चलाएगा, ठीक है। RQ की 1/2 की गति से, यहाँ पे देखिएगा RQ की 1/2 की गति से Q की, यानी Q अगर 2 चलाएगा तो 1 चलाएगा, एकदम सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बोला है कि यदि R 40 मीटर में दौड़ पूरा करता है, ध्यान सुनिएगा, R जो है ये 40 मीटर में दौड़ पूरा करता है। इस बात को समझिए सबसे पहले, डिस्टेंस सबके लिए सेम है, तो ये सब बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसको कहूँ तो ये कह सकता है ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। 4:2:1 कर देते हैं, प्लीज़ इसको 4:2:1 कर देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि आपको बात समझ में आ रही होगी, 4 2 1। अब हमको पता है कि सर ये स्पीड है तो टाइम कितना हो जाएगा जी। टाइम अगर हमको निकालना होता है तो क्या करता है, 4 वाला ढक लेते हैं तो 2 एकम 2 हो जाता है, ठीक है। इसका टाइम निकालना होता है तो इसको ढक लेते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालना तो इसका ढक लेंगे, बाकी 4 और 2 को गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाता है, ये टाइम हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है, बात समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि R को 40 मिनट दौड़ पूरा करता है। R को टाइम कितना लगा, 40 मिनट लगा, तो 8 का वैल्यू 40 मिनट हो जाएगा, बात समझिएगा। तो 8 बचे 40 होता है। आपसे पूछा है कि P की गति ज्ञात करें, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि P को कितना मिनट लग रहा है तो सर P को लगेगा, जो ध्यान सुनिएगा, इसको लगेगा 10 मिनट। कितना लगेगा जी, 10 मिनट, ठीक है। हमसे P की गति पूछा है तो बात समझिएगा, P के अगर हम स्पीड निकालेंगे तो हमको पता है सर डिस्टेंस बटा टाइम करेंगे। डिस्टेंस सर ये 4000 मीटर है तो हम कह सकते हैं कि 4 किलोमीटर है, और 10 मिनट टाइम लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि 10/60, अर्थात ये 4/1 × 6 हो जाएगा, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा इसका स्पीड। देखिए यहाँ पे 24 किलोमीटर प्रति आवर। अगर आपसे Q का पूछे तो Q का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आगे चले, पक्का चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14 नंबर क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% प्राप्त किया और 97,632 मतों से हार गया। विजेता उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है, बात समझिएगा। हमको पता है कि सर एक अगर चुनाव होता है, बात समझिएगा, एक चुनाव होगा, ठीक है, बात समझिए, बेसिक से बात है, ये चुनाव होगा तो एक विनर मिलेगा और एक लूजर मिलेगा, ठीक है। और विनर और लूजर का जो डिफरेंस होता है यहाँ पे होता है D, ठीक है। तो अगर हम बोल दें कि एक चुनाव में 100% एक चुनाव में 100% वोट होते हैं, अगर विनर को 60% वोट मिला तो लूजर को मिलेगा कितना परसेंट वोट, 40%, बात समझिएगा, ठीक है। तो हम पूछेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 20% वोट, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोला है, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया है। अब इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे, लिखना चाहें तो आप पीछे बैक करके फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। देखिए बोला कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया और 97,632 मतों से हार गया। देखिए हमारा कहना है कि 41% मत प्राप्त किया लूजर, तो विनर कितना प्राप्त किया होगा, बात समझिएगा। विनर प्राप्त कितना किया होगा, ध्यान सुनिएगा, विनर प्राप्त किया होगा सर ये 9 और 5 59%, तब तो मिला करके 100% होगा क्योंकि टोटल वोट होता है 100%, ठीक है। अब हमारा कहना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा होगा तो सर 9 में से 1 घटा 8 यानी कि 18% का डिफरेंस रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, कहीं ना कहीं ये 18% का वैल्यू ही दे दिया है, कितना, 97,632, ठीक है।
तो आपसे पूछा है कि विजेता उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, तो विजेता उम्मीदवार को 59 वोट मिला है, तो आप 59 का वैल्यू बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि हारने वालों को कितना मिला है, तो 41 का बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि टोटल वोट कितना है, तो टोटल वोट के लिए क्या होता है, 100 होता है, तो 100 वोट बता दीजिएगा। कोई दिक्कत? ये तीनों आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या फिर अपने कॉपी में कम से कम आप लिख लीजिएगा। ये बात को आप समझिए, यही आपका बेसिक सी बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि यदि ए 18 और 8 का मध्य अनुपात है। देखिए सबसे पहले 3 चीजें समझिए। मध्य अनुपात क्या होता है, ठीक। तृतीय अनुपात क्या होता है, ठीक है। तृतीय अनुपात क्या होता है, और एक होता है चतुर्थ अनुपात। एक होता है चतुर्थ अनुपात, ठीक है। मध्य अनुपात होता है √/AB होता है। इसमें 2 चीज़ें दिए रहते हैं, 2 डेटा दिया रहता है, उनको आपस में गुना करके उसका रूट निकाल दीजिएगा तो वही आ जाता है मध्य अनुपात। तृतीय अनुपात वो होता है, ध्यान सुनेगा, तृतीय अनुपात वो होता है B²/A बस कर दीजिएगा, वो आता है तृतीय अनुपात। मतलब A और B 2 डेटा दिया रहता है, B का स्क्वायर कर दीजिएगा और 1 से भाग कर दीजिएगा तो वो आ जाता है तृतीय अनुपात। चतुर्थ अनुपात वो होता है BC/A होता है। ये फॉर्मूला इसका क्या होता है, BC/A। सब फॉर्मूला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सब फॉर्मूला है, ये सब लिख लीजिएगा अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को कॉपी में। तो BC/A होता है, इसमें 1, 2, 3 डेटा दिया रहता है, तीनों डेटा का यूज करके क्वेश्चन बनाना रहता है, ठीक है, चतुर्थ अनुपात के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये चतुर्थ अनुपात का क्वेश्चन नहीं है, तो आपसे बोला है, ध्यान सुनिएगा, आपसे बोला है कि यदि ए जो है, ए बोला है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया B। बोला है कि ए जो है 18 और 8 का मध्य अनुपात है, तो यहाँ पे हम 18 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 8 पुट कर देते हैं, तो 18 और 8 कितना हो जाता है जी, 44 से। तो ए का मान आ जाएगा 12। बात समझिएगा, ए का मान कितना आ जाएगा, 12। अब आगे बोला है कि B 5 और 10 का तीसरा समानुपातिक है। कोई बात नहीं, तो तृतीय बोलिए, तीसरा बोलिए, ठीक है। तो क्या है, B के जगह पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 × 10 100, अब बटा ए का मान दे दिया 5, 100/5 करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि B का मान कितना आ जाएगा जी, B का मान आ गया 20। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2 है, तो 2 गुने ए का मान हमको सर पता है कि 12 है, प्लस 3 गुने और B का मान सर हमको पता है कि 20 है, तो 12 × 24 3 × 6 60, 60 और 24 आंसर हो जाएगा 84। यहाँ पे देख लीजिए आंसर नंबर C है। कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर नंबर C मेरा 84 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग आ गए हैं, ठीक। 15 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक 35 है, उनका लघुत्तम समवर्तक, उनके महत्तम समवर्तक, देखिए सबसे पहले HCF दे दिया आपसे, 35 दे दिया, ठीक है। और आगे बोला है कि उनका लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 28 गुना है। मतलब एलसीएम जो है उनके HCF का, ठीक है, एलसीएम जो है उनके HCF का कितना है जी, 28 गुना है। यानी कि अगर हम HCF को 35 मानेंगे, 35 मानेंगे क्या दिया है, तो एलसीएम जो हो जाएगा सर 35 × 28 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला है कि यदि 2 संख्याएं 100 और 300 के बीच है, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग का 9.09% कितना होगा। इसका मतलब होता है कि 1/11 कितना होगा, इसका 1/11 कितना होगा, ठीक है, या 1/11 भाग कितना होगा। तो हमको पता है कि सर कि 2 एलसीएम × HCF बराबर होता है A × B, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये बात हमको पता है, ठीक है। और हमको पता है कि सर A और B अगर एकदम रेशियो फॉर्म में ले ले, बात समझिएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल बराबर, और एलसीएम, ध्यान सुनिएगा, हम बताए थे कि अगर 2 अनुपात A और B है, तो अगर संख्या बनाना है तो उसमें हम H से गुना करते हैं, यानी कि HA और HB संख्या होता है, ये पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो H का मान हो जाएगा 35, तो 35 A हो जाएगा मेरा संख्या, यहाँ पे हो जाएगा 35 B मेरा संख्या। 35 से काटेगा तो ये कट जाएगा, ये 35 से काटेगा तो ये कट जाएगा, अर्थात AB का मान मेरा 28 आ गया। अब देखिए 28 सेटिस्फाइड करने के लिए, देखिए 28 A और B का मान ऐसे भरा जाता है, प्लीज़ बात समझिएगा फिर से, A और B का मान ऐसे भरा जाता है जिसका HCF 1 हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर इसका मान हम भर सकते हैं 1 और 28 जिसका HCF 1 है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 7 चौक 28 कर सकते हैं, इसका भी HCF 1 है, तो 4 और 7। लेकिन जब हम 1 में 35 से गुना करेंगे तो एक संख्या बढ़ेंगे, छोटी संख्या 35, जो कि 3 अंकों की नहीं है, कंडीशन में नहीं आ रहा है, 100 और 300 के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 35 में 4 से गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 35 में जब हम 4 से गुना करेंगे, ये 35 गुना करेंगे तो संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो
तो 35 में जब 4 से गुना करें 35 में 70, ये 140 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 35, ये 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 17 के 21, 21 और 3 24, यानी कि 245। देखिए दोनों 100 और 300 के बीच में ये संख्याएं आ रहा है, अर्थात मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला, दोनों संख्याओं का योग का ये करना है, ठीक है। योग का 1/11 भाग ज्ञात करना है। तो हमको बताइए 245 और 140 जोड़िएगा तो ये 5, ठीक है। और 24 और 14 जोड़िएगा तो 24 × 4 = 28, 10 38 बटा। अब क्या करेंगे, इसका 1/11 भाग बोला है निकालना है, कितना परसेंट बोला ना कि 9.09% निकाले, तो 1/11 भाग 11 से काटिएगा तो 11 × 3 = 33 और 11 × 5 = 55, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा 35। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। हालत खराब हो जाता है बच्चों का ऐसा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार पीछे करके देखते रहिएगा, बहुत हेवी क्वेश्चन लेकर के आए आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम लुल्लू पुचू टाइप का क्वेश्चन ले आए आपको खुश, एकदम पूरा खुश, सर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। आराम से पढ़ते रहिए, देखते रहिए कि लेवल क्या है, अगर टफ लेवल होगा तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हो रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ बता देते हैं, आपके लिए लिख के लाएंगे। देखिए समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसका परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है, कोई भी परिमाप निकालेगा तो सभी भुजाओं का योग ही निकालना पड़ता है। एरिया जो होता है 1/2 a + b × हाइट। और a + b क्या है, देखिए ये समलंब चतुर्भुज का फिगर है। a होता है, मान लेते हैं कि अगर ये आमने सामने की भुजा है, अगर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है, समानांतर भुजा जिसको भी बोलते हैं। और इनके बीच के गैप को हाइट कहते हैं। देखिए a और b समानांतर भुजाएं हैं एवं h उसकी हाइट है। बस ध्यान क्या रखना है कि एरिया बराबर होता है 1/2 a + b × h, और परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमको पता है कि सर एरिया बराबर 1/2 a + b × h होता है, ठीक है। एरिया बराबर, क्योंकि एरिया से यहाँ पे क्वेश्चन बना है, तो एरिया बराबर होता है 1/2 a + b × h होता है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोला कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे 600, वहाँ पे थोड़ा सा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 600 होते हैं, ठीक है। सभी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो सर हाइट दे दिया 1/2 × यहाँ पे हाइट दे दिया सर जी 20। बोला है यदि समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, सर एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक है। तो दूसरी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, सर दूसरी भुजाओं की लंबाई हम x मान लेते हैं, ठीक है। आप x का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, या आप बोलिएगा तो मैं निकाल भी सकता हूँ, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 10 में कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 60 है, 60 में से 10 इधर आएगा तो x का मान 50 आ जाएगा। कितना आएगा जी, x का मान 50 आ जाएगा, ये 50 आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। देखिएगा हम एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आते हैं वीडियो में, तो सर वीडियो इसीलिए लंबा होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करवा के आपको खुश कर दे, नहीं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं ना, जानकारी देंगे तो अच्छा से देंगे, बहुत बेहतरीन देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो भाई बढ़ो यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 28 रुपये में 10 की दर से बेचता है। देखिए यहाँ पे ये क्या किया है कि 28 रुपये में, देखिए यहाँ पे सॉरी एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, गला थोड़ा सा कल परसों से पकड़ा हुआ है मेरा, तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। वो थोड़ा सा बताया नहीं आपको कि ठंड के कारण से सुबह में जब क्लास लेते हैं तो इस कारण से आपका क्या होता है कि ठंड के कारण से गला पकड़ लिया, ठीक है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग करके अब निकलेंगे, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि एक विक्रेता 28 रुपये में, देखिए यहाँ पे 28 रुपये में क्या बोला कि एक विक्रेता 28 रुपये में 10 की दर से संतरे बेचते हैं। क्या बोला कि 10 की दर से, यानी कि 28 रुपये में जो है आर्टिकल वो 10 की दर से संतरे बेचता है, जिससे 40% का लाभ होता है। ध्यान सुनिएगा, मतलब 28 रुपये में जब ये 10 संतरा बेच रहा है तो इसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बोला है कि उसने 1 दर्जन संतरे कितने में खरीदा। बोला है कि उसने 1 दर्जन संतरे कितने में खरीदा है, ये क्वेश्चन आपसे बनाया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल को 12 बनाएंगे। क्या करेंगे, आर्टिकल को 12 बनाएंगे। तो हमको पता है कि सर 10 आर्टिकल का वैल्यू दे दिया 28 रुपया, तो एक आर्टिकल का वैल्यू हो जाएगा सर 28/10 रुपया, ठीक है। और 12 आर्टिकल का सर वैल्यू हो जाएगा 28/10 और गुने 12। बस समझिएगा, यानी कि बात समझिएगा हमारा कि 28/10 गुने 12 जो आया, ये 1 दर्जन आर्टिकल का वैल्यू आ गया। यानी कि आप इतना रुपए में, ये देखिएगा ये सब रुपया, ये आर्टिकल है तो इधर रुपया ही आएगा, यानी कि इतना रुपए में 12 आर्टिकल बेच देते हैं, मतलब 12 संतरे बेच देते हैं। और आप बोल रहे हैं कि इतना रुपए में बेचने के बाद हमको 40% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये सीपी का
ये सीपी क्या है, यानी कि 12 संतरे के दाम का, ध्यान सुनिएगा, ये 12 संतरे के दाम का ये 140% होगा। 140% को हम लिखते हैं 7/10। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मिनट, ये कैसे हम कर सकते हैं, और 140/100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 7/5 कह रहेंगे ना, कोई बात नहीं, सॉरी 7/5, इसलिए हम रुक गए हैं क्योंकि लगा कुछ गड़बड़ है। ठीक है, 140% क्या कहते हैं हम लोग, 7/5 कहते हैं, ये 7/5 कहते हैं। तो यहाँ पे हम 7/5 कर लेते हैं। ठीक है, ये 7/5 कर लेते हैं। ठीक, तो सीपी का 7/5 बराबर जो दिया है ये 28/10 गुना 12 दे दिया है। ठीक है, तो 7 का 28, 5 दूना 10, 2 6 12, यानी कि सीपी जो आ गया 24 रुपये, यानी कि जो आपका खरीद रेट पड़ा होगा वो 24 रुपये पड़ा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 18वां क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे 19वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 19वां क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की आयताकार फर्श की टाइल्से के लिए 5 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर की कितने आयताकार टाइल्सों की संख्या बनाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि संख्या बराबर जो होता है, संख्या बराबर जो होता है, बड़ा वाला फिगर ऊपर अब बटा छोटा वाला फिगर नीचे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह बड़ा वाला का वॉल्यूम ऊपर या छोटा वाला का वॉल्यूम नीचे, या बड़ा वाला का एरिया ऊपर या छोटा वाला का एरिया नीचे। इस बात को कभी भी ध्यान रखिएगा। अगर इतना आपको पता है तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मान लेते हैं एक पिज्जा है। ठीक है, जो पिज्जा है वो एक बड़ा पिज्जा है, बस समझिएगा। उसमें से हम त्रिभुजाकार पिज्जा को काटते हैं, तो काटेंगे ये पिज्जा है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। अगर हम मान लेते कि ट्रायंगल टाइप का काट रहे होंगे, बात समझिएगा, तो कितना निकलेगा सो नहीं बता देंगे, तो नहीं कह देंगे कि सब ट्रायंगल वाला को जोड़ देंगे, छोटा वाला को, बस समझिएगा। ये ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, कोई बात नहीं, ये छोटा छोटा को जोड़ देंगे तो ये बड़ा वाला नहीं बन जाएगा पिज्जा, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी क्या रखना होता है कि संख्या जब निकालना होता है तो बड़ा वाला फिगर ऊपर और नीचे छोटा वाला फिगर, चाहे कोई भी हो, जिस फिगर का बोले उसका वॉल्यूम जो रख दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, 35 गुणे 12 बोला है, तो बड़ा वाला पे सर 35 गुणे 12 बोला है, तो 35 गुणे 12 ऊपर हो गया। देखिए यहाँ पे 5 मीटर बोला है, यहाँ पे बोला है 3 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 गुणे 3। ध्यान से रखिएगा, ये 5 से 35 हो जाता है, ये 3 चौका 12 होता है। ठीक है, एक और बात देखिएगा, 7 चौका 28, 28 यहाँ पे आ गया, प्लस में यहाँ पे 100 इसलिए लिखे हैं क्योंकि मीटर को, ध्यान सुनेगा, मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलते हैं। मीटर से जब आप, सॉरी क्या है, मिलीमीटर से जब आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितना से गुना करता है, 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा प्लीज, 1 मिनट, 10 से भाग करते हैं। यहाँ पे अगर उल्टा करते तो आपको गुना, सॉरी यहाँ से भाग करना पड़ता है, सॉरी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मिलीमीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो 10 से भाग करते हैं, लेकिन जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो 10 से गुना करते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे हुआ था। देखिए 35 गुने 12 है। ठीक, अब इसको हम मिलीमीटर में बदलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए मिलीमीटर में ही दिया था, तो 35 गुने 10 लिखते, इससे अच्छा हम साइड में ही कर दिए थे। फिर यहाँ पे 12 गुने 10 लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते 5 गुने 3 लिखते हैं, तो ये 5 7 35 और 3 चौका 12, तो 7 चौका 28, डबल 0, देखिए 28 आ रहा है। ये मैं सोचा कि आपको ये बात पता है, इस कारण से हम डायरेक्टली यहाँ बनाने का प्रयत्न किए थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 डन कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 ये कहना चाहता है कि, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे ये कहना चाहता है कि 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय में क्रमशः इतना मतलब 1000 रुपये, 1200 रुपये और 1500 रुपये लगाए। सबसे पहले हम बार बार कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो भी दे उसको एकदम सिंपल रेशियो में लाइए, तो ये आ जाएगा PQR का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा सर वो 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि कुल लाभ 6 यानी 666 है तो Q का भाग कितना होगा। देखिए मैं बताया था आपको कि देखिए इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। मैं एक बात और बताया था कि जब इन्वेस्टमेंट कुछ किया जाए और टाइम का जिक्र क्वेश्चन में ना दिया जाए तो इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होता है उस रेशियो में प्रॉफिट भी हो जाता है। इस बात को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि इस बात को देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सबका टाइम एक होगा, तो हमको पता है कि सर यहाँ पे टाइम भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, क्योंकि नहीं बोला है तो कुछ भी मानेगा तो काटेगा तो एक ही आएगा। अब यहाँ पे गुना करिए, ठीक है, ये गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 15। देखिए वही वाला बात आ जाता है। इस कारण से आज के बाद इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में प्रॉफिट होगा। कब? जब टाइम समान होगा। क्या होगा? टाइम समान होगा या टाइम का जिक्र नहीं किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 15, 12, 27, 27 और 10, 37, 37 का वैल्यू दे दिया है कितना? 6, 6, 6, 666। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 18,
ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, देखिए 18 सत्ते 26 है, ठीक है, और यहाँ पे 12 बचा, 18 54 और 12 66, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है, ये एक का वैल्यू 18 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि क्यू का भाग कितना होगा, मतलब क्यू को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 12 गुने 18 कर लीजिएगा तो क्यू का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 12 दूना 36 के 6 हासिल, सॉरी 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 कम 18, 18 3 21, यानी कि 216 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पी का प्रॉफिट पूछे तो बता दीजिएगा, क्यू का प्रॉफिट पूछे तो, सॉरी आर का प्रॉफिट पूछे तो बता दीजिएगा, इनका अंतर पूछे तो बता दीजिएगा, यू भी पूछ सकता है आपसे, वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। यहाँ पे लास्ट जो आता है ये थैंक यू आता है आपको वीडियो देखने के लिए, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, बस आप रिवीजन करते रहिए, बार बार क्वेश्चन को देखते रहिए, जो क्वेश्चन डाउट हो रहा है उसको बार बार बनाते रहिए, बाकी आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, थैंक यू।